हेलो बच्चों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 जनवरी शिफ्ट 2 के जेईई मेन के फिजिक्स पेपर के स्पीड सॉल्यूशन के बारे में। और अगर हम पेपर की एनालिसिस की बात करें तो पेपर जो है बहुत ज़्यादा सिंपल रहा है, जैसे कि अभी आ रहा है फिजिक्स का पेपर उसी ऑर्डर का पेपर रहा। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो कवरेज ऑफ सिलेबस पर बेस्ड रहे, जैसे कि पिछले पेपर्स में आ रहे हैं। अगर आपने क्या है ज़्यादातर फार्मूलाज और जो एंड टाइम पे जितने भी सिंपल क्वेश्चंस हैं जो कि जनरली चैप्टर में मिल जाते हैं, अगर उनको अच्छे से किया है देन यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व दिस पेपर। तो चलिए बच्चों, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं अपने डिस्कशन की तरफ और देखते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। और जिन बच्चों का आगे लगा हुआ है शिफ्ट, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको ऐसे बहुत से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकते हैं जो उनके आगे आने वाले शिफ्ट के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट और देखते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं इस पेपर में। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एक्चुअली मॉडर्न फिजिक्स का। क्या बोल रहा है, द स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन F इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बताना है अपन को यहाँ पर। तो हम जानते हैं जो स्टॉपिंग पोटेंशियल EV0 की इक्वेशन क्या आती है, EV0 इक्वल टू आती है HF माइनस फाई, क्या आती है, ये हमारी क्या होती है आइंस्टाइन इक्वेशन KMX इक्वल टू HF माइनस फाई, वहीं से निकल के आता है EV0 इक्वल टू HF माइनस फाई। तो V0 जो है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो यहाँ से क्या बनेगा H बाई ई इंटू F माइनस फाई बाई ई। तो अगर हम V0 वर्सेस F ग्राफ बनाएं तो उसका स्लोप क्या आता है, देखिए हम जानते हैं ये आएगा tan थीटा H बाई ई आ जाएगा। तो स्लोप क्या होगा इस केस में, इसका tan थीटा इज इक्वल टू आएगा H बाई ई। यही हमसे पूछ रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, इसका ग्राफ क्या बनेगा, देन दैट विल बी H बाई ई। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को अपने क्लास में ऑलरेडी कर रखा है पहले भी, है कि नहीं। चलिए भाई आगे बढ़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या बोल रहा है, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 400 मीटर एंड एंगल्स 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। if they have same time of flight then the ratio of their velocities। देखिए क्या बोल रहा है, ये एक टावर है, इस टावर से अपन ने क्या किया है, इसकी हाइट कितनी है 400 मीटर है, और एक बार अपने फेंका यहाँ पे बॉडी को, इस केस में क्या है 45 डिग्री एंगल पे, और दूसरी बार फेंका इसको 60 डिग्री के एंगल पे। दोनों ही केस में क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर बॉडी को अपन ने क्या किया है थीटा एंगल पे फेंका है, तो हम जानते हैं जो U का कंपोनेंट है U cos थीटा, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसकी वजह से तो बॉडी आगे जाएगी, लेकिन जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है U sin थीटा, उसकी वजह से बॉडी क्या वर्टिकल में जाएगी और लौट के नीचे वापस आएगी। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो अगर दोनों बॉडीज का वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट सेम होगा तभी इस केस में क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा, क्योंकि U cos थीटा की वजह से तो बॉडी हॉरिजॉन्टल में आगे मूव कर रही है, इसको वर्टिकल में मूव कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, U sin थीटा। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है तो इन दोनों ही बॉडीज़ का वर्टिकल में जो दो अलग अलग बॉडीज़ है, दो अलग पार्टिकल फेंके गए हैं, उनका वर्टिकल में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा दैट विल बी एक्चुअली सेम। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर इस केस में तो क्या बनेगा, U1 sin थीटा 1 दैट शुड बी इक्वल टू होना चाहिए U2 sin थीटा 2 होना चाहिए। तो अगर हमने क्या किया है इस केस में U1 स्पीड से फेंका है, थीटा 1 एंगल है 45, तो sin 45 दैट शुड बी इक्वल टू होना चाहिए U2 इंटू sin 60। तो U1 इंटू 1 बाई रूट 2 दैट विल बी इक्वल टू कितना आएगा, U2 इंटू रूट 3 बाई 2 बन जाएगा। ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ बनेगा रूट 2, तो वेलोसिटी का जो रेशियो आ जाएगा इस केस में दैट विल बी सिंपली रूट 3 बाई 2। इजी टू सॉल्व है, क्या बन जाएगा हमारा इस केस में आंसर विल बी रूट 3 बाई 2 विल बी आंसर, बिकॉज द वेलोसिटी का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में जो होगा दैट विल बी सेम। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी एक एनएलएम का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपने गारंटीड मैं बोल सकता हूँ क्लास में किया होगा, और वेरी इजी टू सॉल्व है। क्या बोल रहा है, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द 3 ब्लॉक सिस्टम एज शोन इन फिगर, फाइंड द टेंशन T1 एंड T2। ये क्या है 2 kg 3 kg और 5 kg का ब्लॉक सिस्टम है, और यहाँ पे स्ट्रिंग 1 है स्ट्रिंग 2, और इस पर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो हमको T1 और T2 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, एक बार पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं सिस्टम। अगर सिस्टम मान लेंगे इस केस में तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस सिस्टम पर कितना फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, और T1 T2 जो फोर्स होंगे वो तो इंटरनल फोर्स होंगे। तो अगर इसको सिस्टम मान लें तो इस पूरे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स है 10 न्यूटन,
और इसका मास कितना है 10 kg, तो इसका कितना आएगा एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू एम में, तो A आएगा F डिवाइड बाई एम। तो इस केस में इसका आएगा एक्सेलरेशन 10 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हम बात करते हैं इस केस में लेट्स कॉल हमको T1 चाहिए, तो हम 2 kg ब्लॉक को सिस्टम मान लेते हैं। ये है 2 kg ब्लॉक और इस पर रस्सी 1 जो है वो T1 टेंशन फोर्स लगाएगी आगे की तरफ। इसकी वजह से इसका कितना एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर 2 kg ब्लॉक क्या आएगा T1 इज इक्वल टू मास जो कि है 2 और A कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो T1 यहाँ से क्या आ जाएगा इस केस में 2 न्यूटन आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं हमें T2 चाहिए, तो एक काम करो आप तो इस पूरे का सिस्टम मान लो। आप 2 और 3 kg सिस्टम मान सकते हो, अदरवाइज 5 kg को भी सिस्टम मान सकते हो, आपकी मर्जी है, दोनों से आंसर आएगा सेम। तो अपन इस केस में क्या करते हैं, इसको सिस्टम मान लेते हैं। तो 2 kg और 3 kg को सिस्टम मान लें अगर हम, ये 2 kg है ये 3 kg, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग 1 है ये वाली स्ट्रिंग 1 ये तो बन जाएगी क्या इंटरनल फोर्स, ये हमारा बन जाएगा इंटरनल फोर्स। और इस पर क्या है T2 फोर्स आगे की तरफ रहा है, जिस वजह से पूरा का पूरा सिस्टम आगे की तरफ जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है पूरा सिस्टम। तो नेट फोर्स कितना है T2 इज इक्वल टू मास कितना है इसका 5 kg। तो T2 इज इक्वल टू आएगा इस केस में 5 इंटू कितना है इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो T2 यहाँ से आ जाएगा कितना है इस केस में 5 न्यूटन। दैट विल बी आवर आंसर। तो T1 आएगा 2 न्यूटन एंड T2 विल बी आवर 5 न्यूटन आंसर। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा इस केस में, A विल बी द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा गारंटी है आपने इस क्वेश्चन को क्लास में किया होगा। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में आ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन तो करना बनता है यार, है कि नहीं। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन ए गिवन सर्किट रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर इज 1 वोल्ट, देन द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कितना होगा। देखो हमको यहाँ सर्किट दे रखा है, यह दे रखा है 100 ओम, ये दे रखा है 200 ओम और यहाँ 5 वोल्ट की लगी है बैटरी और वोल्ट मीटर की हमको दे रखी रीडिंग कितनी है 1 वोल्ट है। तो हमसे बोल रहा है इस केस में कितनी आएगा इसका रेजिस्टेंस। आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी इस तरह के क्वेश्चन भी आपने क्लास में किए होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता आपने क्वेश्चन क्लास में ना किया हो। ये क्या क्लास इलस्ट्रेशन होता है, हर क्लास में कराया जाता है जब भी हम पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए अगर इसके क्रॉस 1 वोल्ट की सप्लाई है, मतलब 1 वोल्ट लगा हुआ है और टोटल सप्लाई है 5 वोल्ट की, मतलब इसके क्रॉस कितना वोल्ट आएगा, यहाँ पर 5 वोल्ट आएगा, 4 वोल्ट आएगा। तो अगर इसके क्रॉस 4 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है इस वाले के क्रॉस, तो इस ब्रांच में कितनी करंट जारी होगी, आई कितना होगा इस केस में 4 डिवाइड बाई 200 एम्पियर, ये इसमें करंट जारी होगी इसमें। और अगर मैं इस पूरे को बात करूँ, मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस R है, तो अगर मैं इस पूरे की बात कर लूँ, इस पूरे के लिए, इस पूरे के क्रॉस कितना वोल्ट है, कितना वोल्ट सप्लाई है 1 वोल्ट और इसका अगर रेजिस्टेंस मैं लिखूँ R, तो ये दोनों किसमें है पैरेलल में, ये दोनों किसमें है पैरेलल में रहेंगे। तो अगर ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों को हटा के मैं इक्विवेलेंट यहाँ पे लगाऊँ रेजिस्टेंस R डैश मान लेते हैं, यहाँ पे एक बार बना देता हूँ, ऐसे जरूरत नहीं है R डैश, और यहाँ लगा दूँ ये क्या, ये है 200 वोल्ट की सप्लाई, 200 ओम, ये इसके क्रॉस है 4 वोल्ट की सप्लाई और इसके क्रॉस क्या है हमारी, यहाँ पे लिखता हूँ 1 वोल्ट की सप्लाई है, नीचे वही 5 वोल्ट की लगी है बैटरी। मतलब एक लाइन में करने के लिए बता रहा हूँ खटाक से कैसे करेंगे। तो इसमें जो करंट जाएगी वही करंट इसमें जाएगी, इसमें कितनी करंट जा रही है ये लिखी हुई है, और इस वाले में कितनी करंट जाएगी 1 डिवाइड बाई R डैश। R डैश क्या है, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो लिख रहा हूँ 1 डिवाइड बाई R डैश, दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा हमारा, दैट विल बी इक्वल टू I। I कितना है 4/4, एक बार I लिखता हूँ ना, I। R डैश क्या होगा, R डैश हमारा होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। R डैश की वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइड में, R डैश यहाँ लिखता हूँ, वहाँ पे सीधे लिखेंगे आंसर। R डैश क्या बनेगा, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये बनेगा हमारा R डैश। तो इस केस में 1/R डैश जो होगा, इसमें जो करंट जाएगी मतलब V/R डैश इक्वल टू क्या आएगा, I के बराबर आएगा। तो ये पुट करते हैं, तो 1/R डैश, 1 डिवाइड बाई 1 वोल्ट डिवाइड बाई R डैश, तो 1 डिवाइड बाई R डैश कितना लिखा है वो लिखा है R इंटू 100 डिवाइड बाई, ऊपर जाएगा तो आएगा R प्लस 100, दैट शुड बी इक्वल टू I, और I की वैल्यू कितनी हमारी दे रखी है 4/200, जो कि इसमें करंट होगी 4/200। तो ये इससे उड़ गया, यहाँ कितना बन गया, ये आया 2, यहाँ कितना आएगा, ये आ जाएगा 2, इधर जाएगा क्या बनेगा 2R इज इक्वल टू R प्लस 100, तो यहाँ से R कितना आएगा डायरेक्टली 100 ओम आ जाएगा। सिंपली क्या किया हमने, कुछ नहीं किया भाई। इसमें कितनी 4 वोल्ट की सप्लाई, इसमें कितनी करंट आएगी 4/200। इसके बाद इन दोनों को हटा के अपन ने एक R डैश लगाया, तो इसमें कितनी करंट जारी होगी, 1 वोल्ट की सप्लाई है तो 1 डिवाइड बाई R डैश, और 1 डिवाइड बाई R डैश कितना होगा 4/200 के बराबर होगा, तो 1 डिवाइड बाई R डैश में लिखा 4/200 के बराबर कर दिया। और R डैश की वैल्यू क्या होगी, सिंपली
पुट कर दिया डायरेक्टली अपन मिल जाएगी आर की वैल्यू, जो कि इस केस में कितनी आएगी, 100 ओम के बराबर आएगी। इजी टू सॉल्व क्वेश्चन डायरेक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्चुअली बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर का। क्या बोल रहा है, इन द सर्किट शोन इफ द पोटेंशियल ड्रॉप इन फॉरवर्ड बायस सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डायोड आर गिवन एज 0.7 वोल्ट एंड 0.3 वोल्ट, देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, एक्चुअली अक्रॉस यहाँ लिखा नहीं है, अक्रॉस 2.5 किलो ओम। तो इस केस में ये हमें सप्लाई दे रखी है सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रॉस हमको दे रखी है फॉरवर्ड बायस में, हमें दे रखी है यहाँ पर कितना वोल्टेज है, 0.7 वोल्ट और 0.3 वोल्ट है। तो हमसे पूछ रहा है 2.5 किलो ओम जो आएगा इसके क्रॉस कितनी आएगा, हमारा कितना आएगा यहाँ पे नेट वोल्टेज सप्लाई। तो देखिए करते हैं भाई इस केस में। तो अगर इसके क्रॉस 0.3 वोल्ट की सप्लाई है, सॉरी 0.3 वोल्ट 0.7 वोल्ट है इसके क्रॉस, और इसके क्रॉस 0.3 वोल्ट है जब ये फॉरवर्ड बायस में है, तो 1 वोल्ट की सप्लाई तो यहाँ पे यूज हो जाएगी। रिमेनिंग ये कितना है, 15 वोल्ट, 1 वोल्ट यहाँ पे यूज हो गया, तो रिमेनिंग 14 वोल्ट कहाँ आएगा इसके क्रॉस। तो इस ब्रांच में कितनी करंट आएगी, अगर लिखी जाए करंट, तो करंट कितनी आएगी, आई आएगी यहाँ पर 14 वोल्ट डिवाइड बाई कितना आएगा, ये आएगा 4 किलो ओम, 4000 ओम। हमसे पूछ रहा है इसमें कितना है, क्या बोलते हैं व्हाट यू कॉल वोल्टेज सप्लाई इसके क्रॉस 2.5 किलो ओम के क्रॉस कितना आएगी वोल्टेज सप्लाई, V इक्वल टू आएगा आई आर, तो 14 डिवाइड बाई 4000 इंटू 2500। इसको सॉल्व करते हैं, कितना बन जाएगा यहाँ पर, इसको एक काम ही करते हैं, तो ठीक है सॉल्व कर देते हैं, कितना बनेगा, ये सोड़ गया और ये आएगा हमारा कितना, इस केस में अगर मैं इसको लिखूँ तो 5 से उड़ा दें क्या इसको, 5 से उड़ेगा तो ये बनेगा 14 इन बाई ये आएगा 8, यहाँ कितना बनेगा 5, और उड़ा सकते हैं क्या, ये बनेगा 7/4 तो बन गया 35 डिवाइड बाई 4 है ना, इतना वोल्ट कितना बनेगा, ये याद आएगा हमारा 432, तो 8.75 वोल्ट बन जाएगा इस केस में, कितना बन जाएगा 8.75 वोल्ट, कहाँ आएगा हमारे इस केस में, दैट विल बी द वोल्टेज सप्लाई अक्रॉस 2.5 किलो ओम। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पीड सोल्यूशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस एट द ओरिजिन इफ द इंटेंसिटी एट डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सोर्स इज आई, देन इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सोर्स विल बी। तो देखो हम जानते हैं अगर एक पॉइंट सोर्स होता है तो पॉइंट सोर्स की वजह से r दूरी पर जो आती है इंटेंसिटी जो होती है दैट I इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे I1/I2 तो क्या बनेगा इस केस में, बनेगा R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर। जब डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर, उस समय जो इंटेंसिटी है वो I है, तो I1 कितना है हमारा I, और हमको जब क्या है बताना है जब डिस्टेंस हो जाती है 4 सेंटीमीटर तब कितनी होगी इंटेंसिटी, तो R2 हमारा है 4 का स्क्वायर और R1 क्या है 2 का स्क्वायर, तो बनेगा ये बनेगा 4, ये बनेगा 16, तो इससे उड़ गया, तो यहाँ से I2 कितना आ जाएगा इस केस में I1/4। तो अगर 2 सेंटीमीटर पे इंटेंसिटी I है तो 4 सेंटीमीटर पे इंटेंसिटी कितनी होगी इस केस में, दैट विल बी इक्वल टू डायरेक्टली I/4 के बराबर होगी पॉइंट सोर्स से, ठीक है ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर इज कैरिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर एज शोन। डायग्राम नहीं बनाया, डायग्राम तो ऐसा कुछ बनाया यहाँ पर, ये क्या है, ये करंट कैरिंग वायर है ना, ऐसे 1 मीटर का एक लूप है, ऐसे इसमें करंट फ्लो कर रही है, ओके तो बनानी मैं डायग्राम बना देता हूँ। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज x√2 10⁻⁷ टेस्ला, तो बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये एक 1 मीटर का लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रही है कितनी, 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, आई हमारा कितना है 5 एम्पियर है, वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। तो हमको बताना है इस केस में कि यहाँ पे सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो पॉइंट P बोल देते हैं। तो ये कैसा है, फाइनाइट वायर, इस फाइनाइट वायर की वजह से पॉइंट P पे अगर हमें लिखना है मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो हम जानते हैं इस फाइनाइट वायर की वजह से यहाँ पे क्या करो, ड्रॉ द परपेंडिकुलर, ये रहा हमारा परपेंडिकुलर, ये दूरी कितनी आएगी 1/2 मीटर आएगी। और अगर मैं बोलूँ इस केस में पॉइंट P कितना एंगल बना रहा है, पॉइंट P से मैं ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो ये एंगल बनाएगा 45 डिग्री, ये बनाएगा 45 डिग्री। हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है फाइनाइट वायर के लिए, μ0/4πI/d sin θ1 प्लस sin θ2 आता है ना। और इस केस में अगर बात की जाए तो वायर 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वायर को पकड़ लीजिए और अपनी इंगलियों घुमाइए, तो वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर की तरफ, ऐसे इसकी वजह से भी किधर आएगा बाहर की तरफ, वायर 3 वाले की वजह से बाहर की तरफ, 4 की वजह से बाहर की तरफ। तो जो 1 की वजह से वही 2 की वजह से वही 3 वही 4, तो चारों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा। तो
एक वायर की वजह से अपन मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं और उसका कर देंगे 4 टाइम्स। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 देखिए कितना आएगा इस केस में लिखा जाए यहाँ पर बी, तो मैं लिखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 है ना, ड्यू टू वायर 1 कितना बनेगा B1 बोलते हैं या फिर B बोलते हैं इसको, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई डी क्या है हाफ। नंबर्स एक्चुअली क्या है बाद में रख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, नंबर्स आखिरी में रख देंगे। I बाई डी साइन थीटा 1 कितना है 45 और थीटा 2 भी कितना है 45। तो इस केस में कितना बनेगा B आ जाएगा हमारा इस केस में म्यू नॉट बाई 4 पाई I रख देते हैं क्या, चलो रख देंगे, ये बनेगा 5, I इधर रखा है 5 एम्पियर, ऊपर जाएगा 2, ये ऊपर जाएगा 2 तो इंटू 2 1/√2 कितना बन जाएगा √2 बन जाएगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल वायर। अगर लिखे जाए नेट मैग्नेटिक फील्ड तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसका 4 टाइम्स ऑफ B हो जाएगा, क्या बनेगा 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू ये बन गया हमारा 10√2 ठीक है। और म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है हमारी 10⁻⁻⁷ तो आएगा 40√2 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। हमसे क्या बोल रहा है कितनी मैग्नेटिक फील्ड है x√2 है, तो x कितना बनेगा हमारा इस केस में, x विल बी एक्चुअली 40, x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, दैट x विल बी आ जाएगा हमारा इस केस में 40 विल बी आंसर, है कि नहीं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए इस केस में, आइस एट टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड टू द स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। द कर्व प्लॉटेड बिटवीन टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस वर्सेस टाइम t व्हेन इट इज बीइंग हीटेड एट कांस्टेंट पावर। देखो हमको इसमें डायग्राम नहीं देखा, हम डायग्राम खुद बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि ये मान लो क्या है कंटेनर में यहाँ पे आइस है और आइस कितने पर हमको यहाँ पर है -10 डिग्री सेल्सियस पर आइस है, दिस इज आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस और इसको अपन क्या है कांस्टेंट रेट से यहाँ पे हीट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हमको बताना है सच दैट इसका टेम्परेचर ये क्या है 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम बन जाती है। तो हमको बताना है इस केस में कि इसका टेम्परेचर कैसे चेंज होगा, ऐसा ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखिए अगर मैं बताऊँ यहाँ पर ग्राफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, तो इनिशियली क्या है इस केस में, इनिशियली तो इसका जो टेम्परेचर है वो है -10 डिग्री सेल्सियस है ना। यहाँ पे डायग्राम नहीं रखा अपन बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी ये मेमोरी बेस्ड ग्राफ है क्वेश्चन से। तो इस केस में देखो अगर हम कांस्टेंट रेट से हीट दे रहे हैं तो किसी भी टाइम टी में जो को हीट देंगे वो Q कितना आएगा इस केस में P इंटू टी के बराबर आएगा। Q इक्वल टू कितना आएगा P इंटू टी, तो दैट शुड बी इक्वल टू कितना आएगा MS डेल्टा टी, क्योंकि जब इसको हम हीट देंगे आइस को तो पहले इसको क्या होगा इसका टेम्परेचर -10 से 0 जाएगा। तो क्या बनेगा P इंटू टी इक्वल टू बनेगा MS डेल्टा टी, इसको कर दो P डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी टाइम इंटरवल में जो हीट देंगे वो कितना बनेगा P इंटू डेल्टा टी। तो कितना आएगा इसके P इंटू डेल्टा टी इक्वल टू MS इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से क्या बनेगा डेल्टा टी डिवाइड बाई स्मॉल टी, ये टेम्परेचर ये हमारा टाइम, क्या बनेगा P डिवाइड बाई MS। तो टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है डेल्टा टी बाई टी वो क्या होगा कांस्टेंट होगा, क्योंकि P क्या है कांस्टेंट, जिस पावर से जिस रेट से हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। M क्या है मास ऑफ द आइस, ऐसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस। तो इनिशियली क्या होगा इसका टेम्परेचर कितना था इस केस में, दैट वाज -10 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप कैसा होगा कांस्टेंट, जब तक इसका टेम्परेचर क्या -10 से कहाँ से ना पहुँच जाए 0 ना पहुँच जाए। अब अगर क्या होगा, अब अगर आगे बात करें, जब ये 0 पर पहुंच गया है तो अब जब इसे हीट दोगे तो जब तक पूरी आइस जो है वो मेल्ट नहीं हो जाती तब तक इसका टेम्परेचर क्या रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पर इसको मैं पॉइंट ए बोलता हूँ, तो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, बी पॉइंट वो टाइम है जितने टाइम में क्या है पूरी आइस क्या है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ से ए से लेकर बी तक में क्या है पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई है। अब अगर इसका फर्दर हीट देते हो तो फिर से जब वाटर की बात चल रही है तो सेम कहानी फिर से ये आएगी कि जो हीट गिवन आएगा P डेल्टा टी, मैं फिर से लिखता हूँ दैट विल बी इक्वल टू आएगा MS डेल्टा टी। अब ये क्या वाटर बन चुका है, अब जो हीट दोगे दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो इस केस में कहानी क्या है कि अब इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे देखो फिर से जो ग्राफ आएगा डेल्टा टी बाई स्मॉल टी इट विल बी P बाई MS। बट ध्यान देना यहाँ पे ये आइस थी और यहाँ पे ये क्या है वाटर है। तो फिर से इसका स्लोप कांस्टेंट होगा, बट इस केस में इसका स्लोप इस बार क्या हो डिफरेंट होगा फ्रॉम दिस वन, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है डिफरेंट है। तो दिखने में हमें कुछ ऐसा बनेगा, इसका स्लोप क्या होगा यहाँ पे ऐसा बढ़ जाएगा। तो इस
वाटर का टेम्परेचर तब तक बढ़ता जाएगा जब तक कि टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कहाँ ना पहुँच जाए, वो 100 डिग्री सेल्सियस ना पहुँच जाए। तो अब ये 100 डिग्री सेल्सियस का क्या बन चुका है, वाटर। अब अगर आप इसे फर्दर हीट दोगे तो ये वाटर तब तक जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा जब तक पूरा का पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो अब इस केस में क्या होगा, ये अब इसको आप हीट देते रहोगे तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा और ये स्टीम में हो जाएगा कन्वर्ट। तो दिस विल बी द टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर, इसको सी बोलते थे, इसको डी बोलते थे, फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्लास में कराते हैं, इसे बोलते हैं हीटिंग कर्व। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज इन 5th एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम एटम, नाउ इट मूव्स टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रम लाइंस। तो देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये अगर कहाँ पर है, ये n = 1 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब कहाँ पर, ये सेकंड स्टेट में है। और इसके बाद ये कहाँ पर आ रहा है, 5th एक्साइटेड स्टेट का मतलब है 2 3 4 5 2 3 3 4 5 6, और 5th एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कहाँ पे आ रहा है, ये n = 6 में है। तो n = 6 से कहाँ पे आ रहा है, n = 6 से n = 2 में आ रहा है। तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रम लाइंस पॉसिबल होंगी इसमें, इमेजिन स्पेक्ट्रम में। तो इस केस में जो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्बिटल पॉसिबल है, कितना है यहाँ पे एनर्जी, 5 डिफरेंट ऑर्बिटल पॉसिबल है। तो इस केस में जो पॉसिबल नंबर ऑफ आएंगी यहाँ पे स्पेक्ट्रम लाइंस, वो कितनी आएंगी, 5c2 आ जाएंगी। nc2 आता है अगर वो कहाँ पे आता है, ग्राउंड स्टेट में। तो मेन क्या है, डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच में दो यहाँ एनर्जी लेवल्स है, कितने एनर्जी लेवल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, टोटल कितने हैं, 5 एनर्जी प्रेजेंट हैं। तो इस केस में जो पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी दैट विल बी 5c2। कितना बनेगा, 5 इंटू फैक्टोरियल, कितना बनेगा ये, फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई आएगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 5 बनेगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई बनेगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। ये इससे उड़ जाएगा, कितने आएंगी, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इस केस में कितनी जाएंगी, दिस विल बी 10 एक्चुअली। ठीक है भैया, सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये ग्रेविटेशन में इसके वेलोसिटी पर बेस क्या है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस पॉसिबल है कि आपको अगले पेपर्स में देखने को मिल जाएंगे। क्या बोल रहा है, ए प्लैनेट एग्जिस्ट विद मास 1/6 ऑफ द मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। If the escape speed for Earth is 11.2 km per second, then the escape speed for the planet will be। हम जानते हैं इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर 2gme/r, ये होता है इसके वेलोसिटी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो इसके वेलोसिटी होगी, ये हमारा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर है। अब जो दूसरा प्लैनेट है वहाँ पे मास कितना है, 1/6, तो क्या बनेगा 2g इंटू me/6, और रेडियस है r/3 के बराबर। तो इस केस में कितना बन जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा हमारा, दैट विल, ये उससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी v' कितना बनेगा, रूट के अंदर gme/r। तो ये हमारा क्या है, 11.2 डिवाइड बाई √2 के बराबर है, ये 1/√2 से डिवाइड हो गया ना। तो इस केस में इसकी वैल्यू आती है 11.2 डिवाइड बाई 1.414। हमसे बोल रहा है नियरेस्ट इंटीजर, जब से सॉल्व करते हैं तो इसका जो नियरेस्ट इंटीजर आता है दैट विल बी एक्चुअली 8। सॉल्व करेंगे 8 किलोमीटर पर 7.92 के आसपास आता है। तो जो हमारा नियरेस्ट इंटीजर बनेगा वो क्या बनेगा, दैट विल बी 8। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। दीज आर द स्पीड सोल्यूशन, फटाफट सोल्यूशंस। तो देखिए बच्चों, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो अपने क्लास में कर रखा होगा, इस तरह क्वेश्चन क्लास में कराए जाते हैं, क्लास इलस्ट्रेशन है एक्चुअली ये। क्या बोल रहा है, ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मास m and charge -q rotate around the positively charged particle charge infinite line charge as shown। टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल इज, यहाँ पे एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जिस पर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, और ये एक -q चार्ज जिसका मास m है, और इसके चारों तरफ ये r रेडियस के सर्कल पे मूव कर रहा है। तुमको बताना है इसका टाइम पीरियड कितना होगा। हम जानते हैं टाइम पीरियड कितना आएगा, 2πr/v। अगर ये स्पीड v से मूव कर रहा है इसके चारों तरफ r रेडियस के सर्कल पे। तो पहली बात तो जब ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए इसे चाहिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जो इस पर कितना लगेगा फोर्स, Q × E। क्योंकि हम यहाँ जानते हैं जो लैम्डा डेंसिटी का, यहाँ पर जो लैम्डा डेंसिटी का क्या है, चार्ज वायर है, इसकी वजह से कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रेडियली आउटवर्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सॉरी सिलेंड्रिकली आउटवर्ड होगी, इसकी वजह से इस पर किधर फोर्स लगेगा, टुवर्ड सेंटर लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, Q × E।
तो ई की वैल्यू के लिखे जाए आर दूरी पर कितनी होती है हम जानते हैं, एक बार लिख देता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इस पर तो लगने वाला फोर्स होगा दैट विल बी क्यू इनटू ई। कितना आएगा फोर्स, दैट विल बी आएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू कितना बनेगा क्यू। दैट विल बी एक्चुअली प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। तो यहाँ से आर से आर उड़ जाएगा, तो यहाँ से जो एम की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, मैं लिखता हूँ, सॉरी वी की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा कितना लैम्डा इंटू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इसका रूट। तो टाइम पीरियड जो आएगा वो आएगा 2 पाई आर डिवाइड बाई वी आ जाएगा। तो एक काम करते हैं यहाँ उसको पुट करते हैं, क्या बनेगा 2 पाई आर डिवाइड बाई वी जाएगा ऊपर, वी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा इस केस में, ये आ जाएगा हमारा क्या, नीचे आएगा लैम्डा इंटू क्यू और ऊपर जाएगा क्या बनेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आ जाएगा। अब इसको अंदर ले आते हैं तो टी कितना बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें सारी क्वेश्चन रूट कितने दे रखी हैं, कितना बन जाएगा, ये बनेगा 4 पाई स्क्वायर, तो बनेगा 8 अंदर जाएगा, 4 पाई स्क्वायर अंदर जाएगा, बनेगा 8 पाई क्यूब, तो आएगा 8 पाई क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एम इंटू आर स्क्वायर बाई लैम्डा इंटू क्यू। तो अगर हम दोनों को मैच कराते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी एक्चुअली कितना आएगा, यहाँ पे x विल बी आ जाएगा हमारा 8। सो आंसर क्या बनेगा इस केस में हमारा, दैट विल बी 8 विल बी अवर आंसर। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला देखिए बच्चों हमसे, ए सिंपल पेंडुलम ऑफ द लेंथ 4 मीटर इज लोकेटेड एट हाइट h इज इक्वल टू r अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, देन द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज। हम जानते हैं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट के अंदर l बाई जी इफेक्टिव, है ना। और अगर बात करें अर्थ के सरफेस से h हाइट पर, तो जी इफेक्टिव कितना बनेगा, जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और h कितना है हमारा यहाँ पे, दैट इज एक्चुअली r, तो क्या बनेगा जी एम डिवाइड बाई आर प्लस आर 2r का स्क्वायर बनेगा 4r स्क्वायर। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये बनेगा g बाई 4। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे टाइम पीरियड क्या बनेगा 2 पाई रूट के अंदर l बाई जी बाई 4 बन जाएगा यहाँ पे। तो क्या पुट करते हैं यहाँ पे, तो सिंपली बनेगा हमारा l की वैल्यू है 4, तो बनेगा 16 डिवाइड बाई हमारा आएगा यहाँ पे कितना g आ जाएगा 10। तो उसको लिखूँ मैं तो क्या बनेगा t आएगा 2 पाई रूट के अंदर 8 बाई 5 सेकेंड विल बी द आंसर। तो अगर मैच कराएं इससे x से, तो x हमारा कितना आएगा इस केस में, दैट विल बी सिंपली 5। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इजीली कर सकते हैं इसको, है कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो ये हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देखिए बच्चों, इफ द 1000 ड्रॉप्स ऑफ द सरफेस एनर्जी E1 आर इमर्ज्ड टू फॉर्म 1 बिगर ड्रॉप ऑफ सरफेस एनर्जी E2, देन E2 बाई E1 इंटू 1000 कितना होगा हमको बताना है यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये 1000 ड्रॉप्स हैं, इनकी जो रेडियस है मान लेते हैं कि हमको दे रखी है R है, ये मिलके एक बड़ी ड्रॉप बना रही हैं जिसकी रेडियस क्या मान लेते हैं R है। तो हमसे बोल रहा है इनिशियली इसकी एनर्जी कितनी थी E1 थी, बाद में एनर्जी E2 हो जाती है। तो अगर मैं इसकी इनिशियली एनर्जी लिखूँ E1, तो E1 कितना बनेगा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन जो है S बोलो यार टी बातें की है, इंटू क्या आएगा 1000, ये आ जाएगी क्या इसकी इनिशियल एनर्जी। फाइनली इसकी एनर्जी क्या आएगी E2 विल भी आएगी कितने है इस केस में 4 पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू S। तो बस हमें ये निकालना है इस केस में, तो फाइनल रेडियस होगी वो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हम जानते हैं इस पूरे प्रोसेस में क्या इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा क्या कंजर्व रहेगा, क्योंकि डेंसिटी इसकी कांस्टेंट है। तो इनिशियली कितना वॉल्यूम था 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, ऐसे कितनी है ड्रॉप्स 1000, दैट इज इक्वल टू बनेगा 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई उड़ गया, तो आर कितना बनेगा इस केस में 10r। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे इस केस में जो हमारे फाइनल आएगा यहाँ पे कितना बनेगा 4 पाई इंटू 10r का स्क्वायर इंटू S कितना बन जाएगा। आप चाहें तो उसको ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व ही तो करना है। फिर भी एक बार लिख देते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू S इंटू क्या बन जाएगा 100। हमसे बोला है E2 बाई E1, तो E2 बाई E1 इंटू क्या पूछ रहा है 1000 पूछ रहा है। तो E2 बाई E1 में लिखता हूँ, E2 बाई E1 कितना बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू S इंटू 100 डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू S डिवाइड बाई इंटू 1000 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई कर दो इससे क्या 1000। ये हमारा E2 है, ये E1 है, ये इससे उड़ गया, ये इससे उड़ गया, ये दो भी आपस में उड़ जाएगा। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, इसकी वैल्यू क्या जाएगी हमारी 100 आ जाएगी सिंपली। E2 बाई E1 इंटू 1000 की वैल्यू।
स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सिंपली हमने ये क्वेश्चन जो है इस तरह का क्वेश्चन लास्ट के जो प्रीवियस शिफ्ट हुई है उनमें भी आया है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको आगे आने वाली शिफ्ट्स में मिलेगा। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। आई थिंक क्या थोड़ा डाटा जो है थोड़ा सही कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ये बोल रहा है देखो क्या 2 मोल्स ऑफ मोनोटॉमिक गैस, इसका गामा में दे रखा है, कितना दे रखा है 3/2, जबकि होता है कितना हमारा 5/3 होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होना चाहिए था 5/3 होना चाहिए था। और इज मिक्सड विद 3 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस, इसका गामा कितना होना चाहिए इस केस में, दैट विल बी 7/5 होना चाहिए। अब सही क्वेश्चन है। देन फाइंड द गामा ऑफ द मिक्सचर। तो देखिए इसमें कैसे निकालते हैं गामा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पे गामा निकला है तो कैसे निकलेंगे, तो हम जानते हैं जो CP आएगा सिस्टम का क्या बनेगा, इक्विवेलेंट CP वो बनेगा N1CP1 प्लस N2CP2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। तो हम CP निकाल लेते हैं इसका इफेक्टिव, और इफेक्टिव CV निकाल लेते हैं, वहाँ से गामा निकाल लेंगे। देखिए क्या बनेगा यहाँ पे CP जो है हमारे ये N1 कितना है, N1 है 2 मोल्स ऑफ गैस। तो इस मोनोटॉमिक गैस के लिए जो CP बनेगा वो बनेगा 5R/2 है। एक वाले तो कितना बनेगा 5R/2 N2 प्लस N2 क्या है 3 मोल्स ऑफ द डायटोमिक गैस। ठीक है भाई, इसका CP कितना होगा हम जानते हैं 7R/2 के बराबर होगा, तो 7R/2 के बराबर होगा डिवाइड बाई N1 प्लस N2। तो यहाँ से हमारा CP की वैल्यू आगे कितनी आ गई, ये बनेगी हमारा 5R प्लस ये बन गया 21R/2। मैथ वह देख रहे हैं ना भाई, डिवाइड बाई कितना बनेगा 5, मतलब 5 दूना 10, 10 और 21 बन गया 31। तो 31R बाई कितना बनेगा 10, ये है हमारा CP। CV की वैल्यू क्या आएगी, CV होगा हम जानते हैं CP माइनस R होगा, तो क्या बनेगा 31R/10 माइनस R, कितना बनेगा ये आएगा 21R/10। CP पता है, CV पता है, गामा क्या बनेगा CP डिवाइड बाई CV, तो बनेगा 31 डिवाइड बाई 21 विल बी आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन जो हमारा क्या था एक्चुअली इसमें ऑप्शन दे रखे थे, इसमें मेमोरी बेस दे रखा है, तो यहाँ पे बच्चों ने ऑप्शन नहीं दिए, बट इसकी वैल्यू कितनी आएगी इस केस में, दैट विल बी 31/21। तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में हमसे। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्या बोला, हीट डेवलप्ड इज W इफ देयर इज ए वायर हुज रेजिस्टेंस इज R, नाउ इट इज कट इनटू 2 पार्ट्स एंड ज्वाइन इनटू पैरेलल, न्यू हीट डेवलप्ड। ऑप्शन हमें दे रखे हैं, तो हम जानते हैं हीट डेवलप जो है यहाँ पर कितना होगा V² के बराबर आएगा। बाद में हमने क्या कर दिया है, जो यहाँ पे वायर था उसको अपने 2 पार्ट में कट किया है, कट करेंगे तो इसका रेशियो R/2 हो जाएगा, और बाद में दोनों को जोड़ दिया है पैरेलल में, तो कितना आएगा रेशियो, नेट आएगा R/4। तो नेट हीट जो अब आ रही है वो कितनी आएगी, V² डिवाइड बाई R/4 आ जाएगी, 4 आ जाएगा। तो इसका क्या आएगा, इनिशियल वाले का ये W है, इनिशियल वाले का 4 टाइम्स आएगी हमारी, दैट विल बी द हीट डेवलप्ड इन द वायर। तो ये था बच्चों हमारा क्या एक्चुअली 30 जनवरी शिफ्ट 2 का फिजिक्स का पेपर। आपने देखा कैसे फटाफट क्या है स्पीड सोल्यूशन में हमने इसको फटाफट इसको सॉल्व किया स्पीड से खटाक से। और एक्चुअली अगर आप देखोगे तो आप जो बच्चे क्या है थोड़े कमज़ोर भी हैं, वो क्या है वो भी एटलीस्ट पूरे क्वेश्चन तो नहीं तो इसका 70% क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते थे, और ईजिली अच्छे से मार्क ला सकते हैं। और जितने भी बच्चे जो इनकी शिफ्ट आगे लगी है उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जितने भी फार्मूलाज हैं एटलीस्ट बेसिक फार्मूलाज उनको तो करके ही जाइए, क्योंकि अगर आप कोई चैप्टर परमानेंटली छोड़ दोगे पूरा का पूरा और उससे कोई बेसिक क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो जितने भी टॉपिक्स हैं उनके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, उनके जो बेसिक फार्मूलाज हैं उनको एक बार ज़रूर देख के जाइए, और हो सकता है क्वेश्चन आपको वहाँ से पेपर मिले, और इस तरह के क्वेश्चन लगा के जाइए। हम मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।